गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज फिर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं। प्रश्न है, बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं? 5 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं कि 20 होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समझे कि बच्चों के जो दांत होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके 8 महीना के बाद बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दांत आते हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी होती हैं बच्चों को। पेट गड़बड़ होता है, उसको दर्द होता है तो रोता है, लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो ये जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं 20। तो ये जो दांत होते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई होते हैं, शुरू के समय में बच्चे उसी से चबाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये दांत फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। ये टूटते हैं और फिर नए दांत होना शुरू होते हैं, जो कि युवावस्था से हमारे प्रौढ़ावस्था तक बने रहते हैं ये दांत, जिससे हम चबाते हैं, खाते हैं खाना अपना। तो जो अस्थाई दांत होते हैं वो होते हैं 20 और जो स्थाई दांत होते हैं वो 32 होते हैं। तो यहाँ आंसर इसका होगा डी आंसर है कि बच्चों के अस्थायी दांत 20 होते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्षय रोग फैलने का माध्यम। क्षय रोग, क्षय का मतलब है कि टीबी। बहुत सारे लोग क्षय नहीं जानते हैं, टीबी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है वो किससे फैलता है? ऑप्शन है दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, दूषित वायु। दूषित वायु से यह रोग फैलता है। तीसरा है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालक, ए है आर्थिक अक्षमता, बी है शारीरिक अक्षमता, सी है मानसिक अक्षमता और सामाजिक, डी है सामाजिक अक्षमता। तो यहाँ विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है, नहीं है। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जिनमें किसी चीज़ की कमी होती है, शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, बोलने में, जैसे कि बोलने में स्पीच, उनको थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, बोल नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, पैर हाथ में कुछ गड़बड़ी है, तो ये अक्षम बालक कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं है? तो शारीरिक अक्षमता तो विशिष्ट बालक के प्रकार हैं, सामाजिक अक्षमता ये भी विशिष्ट प्रकार के बालक के हैं गुण, और मानसिक अक्षमता ये भी विशिष्ट बालक में आते हैं, विशिष्ट बालक इसमें भी आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, आर्थिक अक्षमता। मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। चौथा है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक देखरेख पहले समझ लेते हैं हम। जो बच्चे, किसी के घर में बच्चे होते हैं और वो नौकरी करने वाले अगर पति पत्नी होते हैं और बच्चा अकेला है, तो उसको उसकी देखभाल के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, या फिर भाई बहन हैं, नाना नानी हैं, ये लोग होते हैं, तो बच्चों को अपने साथ रखते हैं ताकि बच्चों का केयर सही तरीके से हो सके, उसका देखभाल वो कर सके। ऐसी स्थिति नहीं होने पर फिर और दूसरा वैकल्पिक है कि पड़ोस के अगर कोई हैं उनके यहाँ बच्चे को छोड़ के जाते हैं कि थोड़ी रखिए, उनके पास रहते हैं, बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और नहीं तो फिर किसी वर्कर को, काम वाले को, किसी को रखते हैं कि बच्चों को की देख रेख सही ढंग से कर सके, बच्चे के साथ वो रहे। तो यहाँ बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता के बीमार पड़ने पे, पिता के नौकरी पर जाने पे और माता पिता की अनुपस्थिति में, और डी है इनमें से सभी। तो जो नौकरी करते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, लेकिन जब बच्चे के माँ बाप भी बीमार पड़ जाते हैं, बच्चा अकेला है, तो उस समय भी ज़रूरत पड़ती है। और जब माता पिता की अनुपस्थिति होती है, मतलब बच्चे के माता पिता को कहीं जाना होता है, तो बच्चे को किसी के पास रख के जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि घर में और लोग होते हैं, तो
ये तीनों ही स्थिति में वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब 5 है, बच्चों की स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए। मतलब बच्चों के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन है संतुलित, बी है जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, सी प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, और डी है इनमें से सभी। तो बच्चे को जब हम टिफ़िन देते हैं तो उसको एक संतुलित भोजन ही देते हैं ताकि वो खाए, उसमें पोषक तत्वों की, सही पोषक तत्वों की विद्यमता होनी चाहिए, सारे पोषक तत्व उसमें हो। ऐसा ना हो कि रोज़ एक ही चीज़ दे रहे हैं और उसमें पोषक तत्वों की कमी है, कोई है नहीं पोषक तत्व उसमें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पोषक तत्वों से युक्त भोजन देते हैं हम, और ऐसा टिफ़िन में पैक करके देते हैं ताकि बाकी जो बैग में और सारे सामान पुस्तकें वगैरह रखी हों वो ख़राब ना हों। और रोज़ जैसा मैंने बताया विभिन्नता लाते हुए, कभी पराठा स्टफ़ पराठा दे दिया, कभी हलवा दे दिया, और कभी मुरमुरे वगैरह भुजिया वगैरह, मतलब चेंज करके देना चाहिए ताकि बच्चों को विभिन्नता, वो अच्छा लगे कि आज ये मिला आज वो मिला, टेस्ट में भी चेंज आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मतलब ये सारी चीज़ों की आवश्यकता उसमें, मतलब वो रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। संतुलित भी होना चाहिए जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, ये भी होना चाहिए। प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ इसमें समावेश होना चाहिए। अब आगे प्रश्न है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ऑप्शन है दूध, जूस, सूप, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम समझ लें कि ORS घोल जो बनता है वो किस तरह से बनता है। वो पानी में नमक और चीनी डाल के बनता है। तो इस घोल को 24 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाता है, 24 घंटे के लिए ही बनता है। एक बर्तन में बना के इसको रख लेना चाहिए। तो इसमें है दूध है, जूस है, सूप है, इनमें से कोई नहीं। तो ना ये दूध में बनता है, ना ये सूप में बनता है, और ना ही जूस में बनता है। जूस आप अलग से बच्चे को दे सकते हैं लेकिन उसके में अंदर नहीं मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न में देखते हैं। ब्याज एक लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज जो है, फर्स्ट है मौद्रिक आय, बी है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, सी है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, डी है मानसिक आय। तो ब्याज एक लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर होगा ए, मौद्रिक आय। मौद्रिक पैसे के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह हम लोगों ने पहले के इसमें पढ़ा है सीरीज में कि खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह कौन सा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए एगमार्क, बी बुलमार्क, सी हॉलमार्क, और डी है इकोमार्क। तो इसका सही आंसर होगा ए, एगमार्क। अगला प्रश्न है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हम जो संरक्षण के लिए संग्रह करते हैं, कपड़ों को धो के प्रेस करके इस्त्री करके जब अलमारी में रखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम साथ में डालते हैं ताकि कीड़े न लगे वस्त्र में। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सूखी नीम की पत्तियां होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, समाचार पत्र में भी लपेट के दे रखते हैं, अखबार में, पेपर में भी, ताकि उसमें जो स्याही लगा रहता है उसमें कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए रहता है वो, ताकि कीड़े न लगें। तो इन सब चीज़ों में हम लपेट के रखते हैं। तो यहाँ है ऑप्शन है सूखी नीम की पत्तियाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ, समाचार पत्र, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर डी होगा क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम व्यवहार में लाते हैं। लास्ट इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, डाइटेटिक्स, मानव विकास। तो इसका आंसर होगा बी, डाइटेटिक्स। प्रसार शिक्षा, हम लोग जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं उसमें प्रसार शिक्षा भी पढ़ते हैं, वस्त्र एवं विज्ञान भी पढ़ते हैं, वस्त्रों के विषय में जानते हैं, मानव विकास के, बच्चे के विकास के विषय में तो पढ़ते ही हैं। तो इसमें एक अलग है डाइटेटिक्स। तो ये होगा आपका बी, इसका सही आंसर।
इस तरह से हम अलग अलग सीरीज में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे और भी बड़े बड़े कोई प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। कुछ चीज़ आप बच्चों, आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट कुछ बात लग रही हो तो वो मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। जैसे पीछे एक बच्ची ने पूछा था तो मैं उसको बताऊंगी। आज के यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो लंबा, हाँ बच्चे देखना नहीं चाहते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।